इन आंकड़ों के आधार पे आप देख रहे होंगे सुनील जी कि लगभग साउथ से लेकर के नॉर्थ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक तमाम जगहों के लगभग नेता यहाँ पहुँचे हैं, मौजूद रहे हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हैं। और क्या कल से जो घबराहट दिखाई दे रही है सत्ता पक्ष की, क्या इन आंकड़ों को और इन हिंदुस्तान के जो आप देखिए मध्य भारत भी है, इधर अलग अलग जगहों के, यहीं से जरा आपका विश्लेषण चाहिए इस पे। अगर आप इसमें कांग्रेस को शामिल कर लीजिए तो पूरा हिंदुस्तान वहां मौजूद था। आप उन राज्यों को नहीं दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस मौजूद है। अकेले कांग्रेस की जो स्थिति है कि वह 200 लगभग 200 सीटों पर बीजेपी से आमने सामने है। और जो आज कांग्रेस ने अपनी स्थिति देश में बना रखी है, जिस तरीके से उसकी लोकप्रियता बढ़ी है और जिस तरीके से लोगों ने मुद्दों पर उसको स्वीकार किया है, और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कर्नाटक का चुनाव इसका एक तरह का उदाहरण है, वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव इसका उदाहरण है। अब बाकी राज्यों के आप देखिए, लगभग 200 सीटों के आसपास ऐसा है जहां पे कांग्रेस उन पार्टियों के साथ अलायंस में है जो इस बैठक में मौजूद है। लगभग 186 या 200 के बीच में सीटें आती हैं, और बाकी जो सीटें सदस्य आती हैं जो जिनके साथ बीजेपी का अलायंस नहीं है, वो 80 प्लस है। मेरा मानना है कि गुजरात को छोड़ दीजिए तो बाकी पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है जहां पे के लोग इस समय इस बैठक में मौजूद थे, और इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है ना। जो लोग पटना पहुंचे थे, क्या कोई गर्दन पकड़ के लाया था? शिक्षा आई। इनको लग रहा है कि देश की राजनीति में ये स्थिति पैदा कर दी है कि अगर आपको लोकतंत्र को बचाए रखना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होना इनकी राजनीतिक, देश की राजनीतिक आवश्यकता है। मैं मजबूरी की संज्ञा नहीं दे रहा हूं। एक राजनीतिक दल के होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश का जो आधारभूत व्यवस्था है वो बनी रहे। देश के नायकों ने जो हमको थाती सौंपी है उसको आप आगे बढ़ाइए। अगर सत्तारूढ़ दल लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए खतरा बनता जा रहा है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष एक साथ इकट्ठा होगा। और इसमें से कोई ऐसा दल नहीं है जिसके पास जनाधार नहीं है। हर दल के पास अपना अपना, थोड़ा बहुत जो भी आप कहिएगा, हर के पास अपना अपना जनाधार है। और स्थिति यही है। बीजेपी के डरने की वजह क्या है कि अगर एक सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष का हो जाए तो इस उनके लिए समस्या है। और यह पूरी की पूरी कोशिश यही है कि जो गैर भाजपा मत हैं उन्हें बंटवारा न हो। हालात पैदा कर दिए, बीजेपी ने स्थितियां पैदा कर दी। एनडीए की संख्या घटते 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 स्थिति हो गई कि आप याद किसी को नहीं आता कि एनडीए में कौन है, और इनको उन छोटे छोटे दलों को पकड़ना पड़ रहा है जिनकी स्थिति कितनी प्रभावशाली है ये सबके सामने है। अगर आप आंध्र प्रदेश में आपको दोनों चाहिए, एसवाईआर कांग्रेस भी चाहिए और टीडीपी भी चाहिए, कैसे संभव होगा वो? तमिलनाडु में आप किसका सहयोग ले पाएंगे? एआईडीएमके को तो खत्म कर दिया है डीएमके ने। एआईडीएमके के तमाम नेता स्टालिन के मंत्रिमंडल में शामिल है, उनका कोई जनाधार वहां नहीं है। इस समय दो जो फिल्म के लोग हैं वो वहां पे तमिलनाडु में डीएमके सरकार के साथ आने के लिए तैयार है। डीएमके बीजेपी को एकदम आमने सामने भिड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। जब उनके मंत्री को गिरफ्तार किया गया और जो स्टालिन का बयान आया, पूरे देश के पैमाने पर स्थिति यह बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बना है। और एक लोगों के बीच में यह कांग्रेस की जो अपनी स्थितियां बनी है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसके माध्यम से एक विपक्ष के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हुआ। आप अपनी गवर्नेंस, और मुद्दा क्यों है? गवर्नेंस की विफलताएं और उत्पीड़न की कार्रवाइयां। क्या जो 9 साल के इस गवर्नेंस की विफलता है बीजेपी सरकार के सामने, इसका कोई जवाब है इनके पास? ये बार बार क्यों सवाल पैदा करते हैं कि आखिर नेता कौन है, दूल्हा कौन है? राष्ट्रपति चुनने निकले हैं आप, प्रधानमंत्री चुनने निकले हैं कि एमपी चुनने निकले हुए हैं? आप ये पूछिए कि किस विधान संसदीय क्षेत्र में आपका उम्मीदवार कौन होगा? आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। ये सवाल तो आप पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्दे अहम है और इन मुद्दों को लेकर के ही विपक्ष को आगे बढ़ना है। और हर राज्य में नेता है। किस राज्य में नेता नहीं है विपक्ष के पास? आपके पास नेता नहीं, जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास भी मेरे राज्यों में नेता नहीं है जी। तो अगर ये जो विपक्ष की एकता बनी है, निश्चित रूप से मैं तो व्यक्तिगत रूप से हमेशा से कहता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के एक अविश्वसनीय सहयोगी है। एक ऐसी सहयोगी है जिसके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इनकी भी स्थिति यह है
कि उनको वो या तो कांग्रेस के विपक्ष का खेमा छोड़ करके बीजेपी में शामिल, विपक्ष बीजेपी में शामिल हो जाए, उसी दिन खत्म हो जाएंगे। जो जिस तरीके से वो दिल्ली में और पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, जिस दिन स्थिति वही बनती चली जा रही है। और जो उनकी शर्तें हैं, आप ये बताइए कि दिल्ली और पंजाब को कांग्रेस से कह रहा है कि छोड़ दीजिए, ये संभव है क्या? क्या कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है दिल्ली में? क्या बीजेपी का अस्तित्व नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है पंजाब में? सालों साल तक की रूलिंग पार्टी रही है, हाल के चुनाव में भी उसका मत प्रतिशत एकदम शानदार है वहां, और आप कह रहे हो कि आप वहां से किराए हो, आप कांग्रेस पंजाब छोड़ दे, दिल्ली छोड़ दे, और आप एक नए तरह का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश, अध्यादेश के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। अरे ये सवाल है। पहला सवाल है कि इस तरह के अध्यादेश लाने वाली शक्तियों की खिलाफत करना है कि अध्यादेश की खिलाफत करना है? उस पेड़ को खत्म करना है जिसे कांटे गिर रहे हैं, या उन कांटे को हटाना है जो सड़क पर गिरे हुए हैं? बृहद राजनीति की बात हो रही है। पटना में एक बड़े व्यापक राजनीति की बात की विपक्षी दलों, और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह मिल करके बीजेपी के खिलाफ लड़े। तो मेरा यह मानना है कि जो ये पटना की कोशिश है, ये अब इसका असर आप इसमें जो एक ढांचा, एक चित्र तैयार हुआ है, शिमला पहुंचते पहुंचते इसमें रंग भर दिए जाएंगे और एक अच्छी सी तस्वीर लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। मैं छोटी सी बात कर दूं कि मोदी जी की जो अमेरिका की यात्रा है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मोदी जी ने जो हमारी परंपरागत विदेश नीति रही है उसको छोड़ा है। हमारे पुराने नेता ज्यादा ताकतवर थे, जिन्होंने आजादी के दिनों से गुटनिरपेक्षता के आंदोलन को स्वीकार किया। आप जो समझौते करके आ रहे हैं, इसकी कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी इस देश को? सिवाय व्यापारिक संबंधों के आपने किया क्या? और हथियार खरीदने के अलावा आप तो कहते रहे कि हम रक्षा उत्पादन में हमारा दुनिया में मेरा नाम होता चला जा रहा है, और तेजस का आप इंजन खरीदने चले गए। आप बता रहे, आप संकोच भी नहीं कर रहे बताने में। आप कह रहे थे कि ड्रोन के मामले में हमारी तकनीक इतनी बढ़ गई है, और आप ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन लेकर के आ रहे हैं। दूसरी चीज की ये समझौते भारत में रक्षा उत्पादन में जो लगे हुए प्रतिष्ठान हैं, उनको कितनी बड़ी चुनौती प्रस्तुत करेंगे? एक सवाल यह है। बिल्कुल ये बात सही है कि क्या आज तक जवाहरलाल नेहरू यूएस की यात्रा पर गए हैं, मोदी जी गए ही, मनमोहन सिंह साहब भी गए, राजीव गांधी भी गए, तमाम नेताओं का यूएस ने स्वागत किया, लेकिन किसी भी नेता के लिए वहां के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने इस देश के बारे में और उस नेता के बारे में कोई गलत टिप्पणी की? कौन सी डिप्लोमेटिक उपलब्धि हासिल कर रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं, तमाम भक्त लोग कह रहे हैं कि जब यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को सम्मानित प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे, तो 80 बार की 90 बार कितने बार तालियां बजी? बिल्कुल बजी। किन बातों पे बजी? आपने कौन सी बात कही तब वहां कांग्रेस के सदस्यों ने या सीनेट के सदस्यों ने तालियां बजाई? जब आप कहेंगे कि अमेरिका में मजबूत लोकतंत्र है, ताली बजाएंगे वो। क्या आपकी जो उपलब्धियां हैं, आपने अपनी बात कही हो और कांग्रेस के सदस्यों ने या सीनेट के सदस्यों ने उस पर ताली बजाई हो, मेरा भी गर्व सीने से फूल जाएगा, 56-58 इंच का सीना मेरा भी हो जाएगा। गिनती मत गिनाइए, आप ये बताइए कि किन बातों पे तालियां बजी हैं, किन बातों का वहां के लोगों ने आपका समर्थन किया? उनकी बात जब आपने उनके बारे में कही है, तब लोगों ने उस बात का समर्थन किया। एक भी कांग्रेस के सदस्य ने या वहां के सीनेट के मेंबर ने यह कहा कि जो वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में विरोध के कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी मैं निंदा करता हूं, यह नहीं होना चाहिए। वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं। आप अपने घर में किसी को आमंत्रित करें और आप अपने पड़ोसी को इजाजत दे सकते हैं क्या कि उसके बारे में प्रदर्शन करें? भाई मेरे गेस्ट के बारे में कौन होते? मैंने बोला, देश ने बुलाया ना। वो जो बाइडेन के प्रतिनिधि नहीं है मोदी जी, और मोदी जी एक इंडिविजुअल है, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको लेकर के आप एक तरफ स्वागत करें, दूसरी तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं। उन लोगों से संवाद कायम करने का कोई प्रयास किसी ने नहीं किया। और उसमें केवल आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय मूल के ही लोग थे, अमेरिकी नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अमेरिकी संस्थाओं ने इसकी खिलाफत की। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप भले अपनी पीठ थपथपा लें कि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की,
मुझे लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा को में कोई इजाफा नहीं हुआ। व्यापारिक जो जिस बात के लिए अमेरिका जाना जाता है व्यापार करने के लिए, रक्षा सौदों के लिए, उस सौदे को करने में वो कामयाब रहा। और एक अब ये भी एक बहस चलेगी कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो तकनीक आप ला रहे हैं वह कितनी नई है, कितनी पुरानी है, उसका उपयोग कितना होगा इस देश के लिए और हमारे अनुकूल कितना है। जो मुद्दे थे भारत के सामने, जो मुद्दे हैं इस समय भारतीय नागरिकों के सामने, वीजा देने में अमेरिका के द्वारा की जा रही देरी, छात्रों को वीजा देने में की जा रही देरी, काम के वीजा देने में की जा रही देरी, इसका समाधान कौन खोजेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल अब देखिए, अब आप सवाल आपसे क्या पूछा गया? सवाल थोड़ा पूछा गया कि भारत में लोकतंत्र है कि नहीं है, पूछा गया कि सरकार में लोकतंत्र है कि नहीं है, सरकार और भारत की सरकार और सबको की रक्षा करने के लिए क्या कर रही है। सवाल तो आपसे नहीं पूछा गया था ना कि भारत में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है। जो संविधान आपने 1950 में स्वीकार किया था उसको आप बचा कर रखें, खारिज कर दिए हैं। पूछा गया कि सरकार क्या कर रही है। और अगर आप पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो एक परीक्षार्थी के रूप में प्रोफेसर स्वामी साहब बैठे हैं, काफी हर साल जांचते हैं, 0 नंबर देते हैं वो, कोई कंसेशन नहीं है उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूँ